देखो बच्चों, कैसे आपको आशा करता हूँ तो बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने यौगिकों के गुण, सॉरी यौगिकों के अणु, उसके बाद आयन क्या होता है, आयन दो प्रकार के होते हैं, और उसके बाद हम लोगों ने बहु परमाणु आयन के बारे में जाना। उसके बाद बच्चों, उसके बाद हमने क्या जाना कि रासायनिक सूत्र लिखने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया, रासायनिक सूत्र होता क्या है। साथ ही साथ हमने एक सारणी देखी जिसमें हमें सभी कुछ तत्व दिए गए हैं जिनके संकेत और उनके आयंस के बारे में बताया गया। तो कल हम लोगों ने इतनी चर्चाएं, आज हम लोग बात करने वाले हैं रासायनिक सूत्र लिखने के नियम। तो बच्चों, रासायनिक सूत्र लिखने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, पिछले लेक्चर में ही हमने जाना। एक तो उसका सिंबल, जिन दो तत्वों का यौगिक बन रहा है उनके सिंबल पता होने चाहिए। ठीक है, उसकी संयोजकता पता होनी चाहिए, और क्या पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यही कुछ चीजें हैं, तो हम लोग इनको लिख लेते हैं। तो पहला नियम क्या है, पहला नियम है, तो पहला नियम क्या होता है कि अगर आप किसी भी तत्व का रासायनिक सूत्र लिख रहे हो, सॉरी तत्व का नहीं, किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र लिख रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जिसका भी सूत्र आप लिख रहे हो उसके जो आवेश हैं उनको संतुलन में लाना पड़ेगा। आप बस अभी पहले नियम जान लीजिए, फिर अभी एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे कि कैसे करेंगे। ठीक है, दूसरा नियम क्या कहता है, तो सेकंड है हमारा नियम, जब एक यौगिक किसी धातु एवं अधातु के संयोग से निर्मित होता है, मतलब जब कोई एक यौगिक बन रहा है और वो किससे मिलकर बन रहा है, तो वो मिलकर बन रहा है धातु और अधातु से। तो होगा क्या, इस संयोग में हम लोग क्या करेंगे, धातु के नाम को, नाम धातु के नाम या फिर उसका जो प्रतीक होता है उसको हमेशा पहले लिखते हैं। ठीक, सूत्र में हमेशा क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। ठीक, बस अभी नियम को समझिए, आगे अभी सब चीजें मैं फिर से समझाऊंगा। उसके बाद में थर्ड लॉ हमारा क्या कहता है कि अगर कोई बहुपरमाणविक आयन है हमारा, ठीक है, अगर कोई यौगिक है जो बहुपरमाणविक आयनों द्वारा बना हुआ है, ठीक, बहुपरमाणविक आयन टेबल में हम लोगों ने देखा था। ठीक है, टेबल में क्या देखा था, हमारी टेबल, ये है हमारी टेबल, ये हमारे बहुपरमाणविक आयन है। ठीक है, ये होते हैं जैसे NH4, OH माइनस, NO3, ये क्या है, बहुपरमाणविक आयन है। ठीक है, अगर इनसे कोई यौगिक बन रहा है, ठीक, तो इनके जो आयनों की संख्या है इसको दर्शाने के लिए कोष्ठक लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कोष्ठक, और कोष्ठक के बाहर इसकी आयनों की संख्या को हम लोग लिखते। चलिए एग्जाम्पल से समझते। ठीक, एक सूत्र बनाते हैं और समझते हैं। ठीक, तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या है, सरल यौगिकों के सूत्र। ठीक, चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख रहे हैं, जो कि हमारे एनसीईआरटी में भी मेंशन है, हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र। ठीक, तो ये किससे किससे मिलकर बनेगा, इसमें क्या क्या है, हाइड्रोजन और क्लोराइड। तो हम लोग इनके तत्व के प्रतीक लिखेंगे, एक हाइड्रोजन तत्व है, एक हमारा क्लोराइड तत्व है। तो तत्व के प्रतीक, पहले प्रतीक लिखेंगे, प्रतीक मतलब पहले क्या लिखेंगे, तत्व के प्रतीक। तो तत्व का हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है, H, और क्लोराइड का प्रतीक क्या होता है, Cl। अब हम लोगों ने पहला रूल क्या पढ़ा कि आवेश संतुलित होना चाहिए, या फिर इनकी जो संयोजकता है वो संतुलित होना, संयोजकता मतलब आयनों की बात होगी। तो हाइड्रोजन में कितने आयन होते हैं, तो हाइड्रोजन की जो संयोजकता होती है, या जो आयन होते हैं वो
कितना होता है? हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? वो होती है 1। हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? 1। और क्लोरीन की भी संयोजकता कितनी होती है? 1। ठीक। तो अब हम करेंगे क्या, इसके 1 से इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे और इसके 1 से इसमें। तो H की जब 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो H ही रहेगा, और Cl की जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो Cl। ठीक। तो ये हमारा बन जाएगा HCl। ठीक। ठीक है। चलिए, एक बार में नहीं समझ में आ रहा, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। फिर से एनसीईआरटी का ही एक एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं एनसीईआरटी का, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड। अब एक काम करते हैं हम लोग, टेबल को सामने रख देते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने संयोजकता निकालना तो सीखा नहीं है। तो टेबल को सामने रख लेते हैं। आप लोगों को मैं तरीका बता रहा हूँ। ये हमारी टेबल है, हमने इसको सामने रख लिया। कौन कौन से तत्व है? तो हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन ये रहा, आधात्विक तत्व है। प्रतीक इसका क्या है? H। चलो लिख लेते हैं। ठीक है। क्या लिखेंगे पहले? पहले हम लोग लिखेंगे प्रतीक। तो प्रतीक इसका क्या होगा? हाइड्रोजन का प्रतीक जैसे मैं कर रहा हूं आप लोग बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। ठीक है। हाइड्रोजन का प्रतीक सल्फाइड। इसमें देखो सल्फाइड कहाँ है बच्चों? हाइड्रोजन सल्फाइड। ये हमारा एक ये सल्फाइड है, और एक सॉरी ये सल्फाइड, ये सल्फाइड है। ठीक। तो ये ध्यान रखना, सल्फाइड वाला लेना है। सल्फाइड में कितना है? S। और इसकी संयोजकता कितनी है? 2। तो पहले तो हमें उसका प्रतीक लिखना है। सल्फाइड का क्या है? S। लिख लिया। अब क्या लिखनी है? उसकी संयोजकता। ठीक। हमें निकालना नहीं आता है तो अभी हम लोग टेबल से देख रहे हैं। हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है? कितने इस पर प्लस है? 1। तो इसकी संयोजकता भी कितनी हो गई? ठीक है। ऐसे ही ऑक्साइड, ऑक्साइड की संयोजकता कितने प्लस? तो 2। कितने हैं? 2 प्लस। ठीक है। तो वो लिख लिया हमने। ठीक है। फिर से वही प्रोसेस, क्रॉस में मल्टीप्लाई करा दो। H की 2 से मल्टीप्लाई, तो H कितनी बार होगा? और हाँ, हमेशा जो अणु होता है उसकी आणविकता को हम लोग इसके राइट साइड में नीचे लिखते हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक। आणविकता क्या होती है ये सब हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक। अब ऐसे ही S की 1 से गुणा करा दो, तो S एक बार ही आएगा S, और 1 यहाँ लिखने की कोई जरूरत है नहीं। तो इसका सूत्र ये आ गया हमारा। ठीक। H2S। समझ में आया? वेरी गुड। अब अलग अलग तरीके के हम लोग एग्जाम्पल्स करते हैं। ठीक। ये किसका हो गया? हाइड्रोजन सल्फाइड का। अब नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड का। किसका? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। चलिए देखिए, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। फिर से हम वही मेथड अपनाएंगे। क्या? सबसे पहले प्रतीक लिखेंगे। प्रतीक, कार्बन का प्रतीक क्या होता है? चलो हमें नहीं पता, हम देख लेंगे अपनी टेबल से। ठीक। देखिए टेबल में कार्बन कहीं दिख रहा है आप लोगों को? कार्बन। प्रॉपर इसमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है। सॉरी, कार्बन, कार्बन इसमें नहीं दिया हुआ है। कोई बात नहीं, कार्बन नहीं दिया हुआ है, लेकिन मुझे याद है तो मैं आप लोगों को बता। ठीक। कार्बन का प्रतीक होता है C। क्या होता है? C। दूसरा है टेट्रा क्लोराइड। टेट्रा क्लोराइड। ठीक है। क्या लेना है? टेट्रा क्लोराइड। अब आप लोगों को याद होगा हमने एक टेबल और पीछे पढ़ रखी है। पढ़ रखी है। चलिए जरा उसको देखते हैं। उस टेबल में टेट्रा का मतलब क्या होता था? 4। ठीक, पढ़ा था हम लोगों ने।
चलो अभी उसकी बात नहीं करते, कार्बन टेट्रा इसको छोड़ दो, अभी किसकी बात हो रही है? क्लोराइड। क्लोराइड क्या है? Cl। ठीक है, अब इनकी क्या लिखनी है हम लोगों को? संयोजकता। ठीक, संयोजकता। कार्बन, कार्बन की संयोजकता बेटा होती है 4। क्या होती है? 4। ठीक है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। क्लोरीन, क्लोरीन की कितनी होती है? 1। फिर क्या करेंगे? क्रॉस में मल्टीप्लाई। सी का 1 से मल्टीप्लाई तो सी ही रहेगा। 1 यहाँ लिखना चाहिए बट हम नहीं लिखे, 1 लिखा नहीं जाता है। Cl की 4 से कर दो तो Cl की 4 से तो 4, तो CCl4। ये इसका क्या आ गया? सूत्र। ठीक, आगे हम लोग जब नाम लिखना सीखेंगे, ये अभी क्या लिखना सीख रहे हैं? नाम से सूत्र लिखना। आगे की क्लास में हम लोग नाम लिखना भी सीखेंगे कि नाम कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो तब हम लोग ये टेट्रा वगैरह क्यों लगाया गया ये सब आगे बात कर लेंगे। ठीक है, चलिए 3 हो गए। ठीक है, एक और लिख लेते हैं, 4th, मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या? मैग्नीशियम क्लोराइड। तो नहीं लिखा, मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र। ठीक, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? प्रतीक। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सूत्र क्या होता है? प्रतीक क्या होता है? Mg। और क्लोराइड, क्लोराइड का क्या होता है? अभी ऊपर देखा, Cl। ठीक है, मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है? दो होती है, और क्लोरीन की 1। क्रॉस में। ठीक, सूत्र क्या आ जाएगा? मैग्नीशियम की 1 बार तो Mg, और Cl की 2 से गुणा Cl2। इसका सूत्र क्या आ गया? MgCl। समझ में आ गया? वेरी गुड। चलिए, तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, इतने एग्जांपल्स हमने कर लिए, इससे तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि किसी भी यौगिक का सूत्र कैसे लिखा जाता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने नॉर्मल वाले जो हमारे अणु थे उनके बारे में। अब हम लोग बात करते हैं बहुपरमाणविक आयनों वाले यौगिक। ठीक, अगर बहुपरमाणविक आयनों वाले यौगिक हैं, ठीक है, जैसे कि ये OH-NH4NO3, ये सब अगर आ जाएं तब सूत्र कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा क्या? सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है? प्रतीक लिखना। चलो सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्रतीक। प्रतीक, सोडियम का प्रतीक क्या होता है? सोडियम का प्रतीक आप लोग बताएंगे, होता है Na। ठीक है, अब उसके बाद में नाइट्रेट। नाइट्रेट का प्रतीक क्या होता है? अभी हमने देखा था, नाइट्रेट का प्रतीक क्या होता है? NO3। ठीक है, NO3। ठीक है, मान लेते हैं हमें संयोजकता अब नहीं पता है, हमें पता है आवेश। तो हमने जो नियम पढ़ा था तो उसमें क्या लिखा था? या तो संयोजकता या फिर आवेश का क्या करें? संतुलन करें। तो सोडियम के ऊपर कितना आवेश होता है? तो सोडियम के ऊपर होता है Na। कितना आवेश लिखा है? +1। ठीक, एक बार प्लस लगा है ना, तो 1 प्लस। ठीक, +1 या 1 प्लस। ठीक, NO3। NO3 इस पे देखो जरा बच्चों, तो NO3 पर भी कितना आवेश है? एक ही माइनस लगा है ना, ये पूरे पे लगा हुआ है। ठीक,
तो एक ही माइनस लगा हुआ है, तो एक माइनस। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो Na। ठीक, क्या करेंगे, साइन नहीं बदले लगाना है, सिर्फ हमें क्या लिखना है, इसका सूत्र। और NO3, तो NO3। ठीक, इसका 1 से इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा सूत्र आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जो कि सारे एग्जाम्पल्स ही आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड हैं। ठीक है, इसको जरा ध्यान से देखिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, सबसे पहला काम प्रतीक लिखना, उसके बाद हम इस बार आवेश से कर रहे हैं तो आवेश, और उसके बाद आ जाएगा हमारा सूत्र। तो प्रतीक क्या होता है कैल्शियम का, कैल्शियम का प्रतीक होता है Ca। ठीक है, और हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड क्या है, एक क्या है, बहुपरमाणविक आयन है। और हाइड्रोक्साइड कहाँ लिखा है, ये रहा, हाइड्रोक्साइड का प्रतीक OH होता है, तो OH। फिर क्या लिखते हैं इनके आवेश। ठीक, क्या लिखते हैं, आवेश। कैल्शियम पर आवेश बच्चों कितना होता है, 2+, 2+। और OH हाइड्रोक्साइड पर आवेश कितना होता है, 1+, कितना, 1+, एक, सॉरी प्लस नहीं माइनस। फिर क्या करेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई, कैल्शियम की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो कैल्शियम ऐसे लिख लेंगे, ऑक्साइड की OH, और ऑक्साइड, ऑक्साइड की मल्टीप्लाई किससे हो रही, 2 से, तो एक बार इसकी दो O से मल्टीप्लाई होगी, फिर H से होगी। तो मैथ में हम लोग क्या पढ़ते हैं, मैथ के तरीके से अगर आप लोग याद कर लें तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में लिखकर इसके बाहर 2 लिखेंगे। फिर से एक बार समझ लो, इस वाले को हमने क्या किया, कैल्शियम, कैल्शियम की किससे मल्टीप्लाई करनी है, 1 से, तो ये तो नॉर्मल लिख लिया। लेकिन यहाँ पे OH क्या है, बहुपरमाणविक आयन है ना, बहुपरमाणविक आयन है या अणु है। तो बहुपरमाणविक अणु है जब, तो इसमें एक से ज्यादा परमाणु है, जैसे कि एक ऑक्सीजन का परमाणु है और एक ऑक्सीजन, सॉरी एक हाइड्रोजन का। ठीक, तो जब इस दो की गुणा होगी तो वो ऑक्सीजन में होगी, हाइड्रोजन में होगी, तो इसको हम लोग एक साथ लिखते हैं, और बड़ा ब्रैकेट लगा करके, बड़ा ब्रैकेट लगा करके, ठीक है, या फिर ब्रैकेट लगा करके क्या करते हैं, बताइए। कोष्ठक लगा करके जितने हैं उसको उसके बाहर लिखते हैं। तो बहुपरमाणु वाले में आप लोग क्या याद रखेंगे, जब इसके आवेश, जब आवेश की मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आवेश होता है मल्टीप्लाई करके जो आता है उसको हमेशा हम लोग ब्रैकेट लगाते हैं और उसको ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं। ठीक, तो इतनी बात आप लोगों को याद रखनी है, तो इस वाले को ध्यान रखना है। ठीक, बाकी याद तो सही समझना तो सारे आप लोगों को सारे ही हैं। तो ये हमारा इस तरीके से हमने जितने एग्जाम्पल्स बन सकते थे या जितने एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में मेंशन थे वो हमने कर दिए। ठीक है, चलिए एक इसी तरीके का एक और एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, एक इसी तरीके का और एग्जाम्पल करते हैं। तो ये चीज किसमें ध्यान रखनी है, जब बहुपरमाणविक आयन। ठीक, ये चीज किसमें करनी है, जब बहुपरमाणविक आयन। ठीक है, चलिए इसी का एक एग्जाम्पल और करके देखते हैं। तो लिखेंगे अब हम लोग अमोनियम सल्फेट का। ठीक, सबसे पहला काम प्रतीक, फिर आवेश से कर रहे हैं तो आवेश, और फिर हमारा बन जाएगा सूत्र। ठीक, प्रतीक क्या होता है अमोनिया का, अमोनियम का, अमोनियम इसमें देखें है, हाँ, तो सबसे पहले नंबर पर ही लिखा हुआ है NH4। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, NH4, NH4। ठीक है, उसके बाद सल्फेट, सल्फेट, सल्फेट का क्या होता है, सल्फेट का होता है SO4। ठीक, जो कि इसी में दिया हुआ है, ये रहा, सल्फेट का कितना होता है SO4। अब जरा आवेश की बात कर लेते हैं, इस पर कितना आवेश है 1, तो 1 वो भी किसका है, प्लस का। और इस पर बच्चों कितना है, कितना है सल्फेट पर 2, लेकिन वो भी किसका है
माइनस का। ठीक, फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं क्रॉस में मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर फिर से वही वाली बात, ये भी क्या है, बहुपरमाणविक आयन है। ठीक, तो इसको हमें बंद करना पड़ेगा ब्रैकेट में। ठीक, किसमें बंद करना पड़ेगा, ब्रैकेट में। और जो इसका आवेश है इसको हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाई करके बाहर। ठीक है, इसका जब करोगे ये भी बहुपरमाणविक आयन है, SO4 भी बहुपरमाणविक आयन। लेकिन एक से मल्टीप्लाई करो, एक के लिए हम ब्रैकेट लगाने का कोई फायदा नहीं है, तो इसके लिए 1 से जब मल्टीप्लाई करते हो तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। तो सारे डाउट मेरे हिसाब से आप लोगों के क्लियर हो गए हों। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोगों ने सूत्र बनाना या सूत्र लिखना सीख लिया है, और हर टाइप का सूत्र लिखना सीख लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आगे आप लोग अगर एनसीईआरटी पढ़ते होंगे तो इसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या होती है, आणविक द्रव्यमान। तो जरूर बच्चों, आणविक द्रव्यमान क्या होता है कि कोई जो हमारा यौगिक है उसमें जितने अणु उपस्थित हैं उनका जो कुल द्रव्यमान होता है, किसी, लिख देते हैं, किसी यौगिक में का कुल द्रव्यमान, ऐसे भी लिख सकते हो, कुल द्रव्यमान, किसी यौगिक का कुल द्रव्यमान। अब ये ज्ञात कैसे किया जाता है, तो हम लोगों ने परमाणु द्रव्यमान पढ़ा था कि परमाणु द्रव्यमान कैसे ज्ञात किया जाता है या परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। उसी के आधार पर हम लोग आणविक द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। तो एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि आणविक द्रव्यमान कैसे निकाला जाए। जैसे कि हम लोग अपना पुराना वाला एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, H2O। ठीक, H2O एक क्या है, यौगिक है जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। इसका हमें क्या निकालना है, आणविक द्रव्यमान। तो इसका आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये एक यौगिक है, इस यौगिक में जितने भी अणु हैं, जितने अणु हैं उन सबका द्रव्यमान निकालेंगे और क्या करेंगे, उनको जोड़ देंगे। तो इसमें कौन कौन से यौगिक हैं, एक तो हाइड्रोजन, तो सबसे पहले हाइड्रोजन का परमाणु या परमाणु द्रव्यमान। ठीक, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान हम लोगों ने पीछे देखा, तो एक यूनिफाइड होता है। ठीक, या एक MU होता है। फिर उसके बाद दूसरा क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, परमाणु का इसका कितना होता है ऑक्सीजन का, तो 16 यूनिफाइड। ठीक है, अब यहां पर हाइड्रोजन के एक अणु का द्रव्यमान, सॉरी एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 1 U। ठीक, तो यहाँ पर हैं कितने, 2, तो क्या लिखेंगे, 2 गुणे 1 U, यही तो लिखोगे। यहाँ पर मान लो 10 होते तो 10 गुणे 1 लिखते। फिर प्लस करोगे, दूसरा क्या है, ऑक्सीजन, ये किसका है, हाइड्रोजन का, H2 का। अब किसका लिखेंगे दूसरा, इसमें परमाणु कौन सा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने हैं, तो 1 है, तो 1 गुणे, और एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, 16 U। ठीक, अब जरा सॉल्व करो, 2 की 1 से गुणा, 2 1 का 2 U, प्लस 16 की 1 से गुणा, 16 1 का 16, दोनों को जोड़ दो, 16 2 18U। तो H2O का आणविक द्रव्यमान कितना आ गया, 18 यूनिफाइड। ठीक है, समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर इस वाले से ना समझ में आए तो इस वाले से समझो। अब हम लोग निकालते हैं HNO3। HNO3 क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल। क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल। क्या करना है, सभी के द्रव्यमान लिखेंगे। ठीक, हाइड्रोजन का परमाणु
द्रव्यमान। ठीक, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1 U। फिर दूसरा कौन है इसमें, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान पूरा लिखेंगे आप लोग। ठीक, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 14U। ठीक, ये टेबल आप लोगों को याद करनी पड़ेगी। ठीक, सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, ऑक्सीजन। ऊपर ही देख, क्या है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16U। करना क्या है, अब हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितनी बार है, एक बार है, तो एक गुणे इसका द्रव्यमान 1U, फिर प्लस। ठीक, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितनी बार है, एक बार, गुणे नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14U, प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी बार है, 3। ऑक्सीजन के कितने अणु हैं इसमें, 3। ऑक्सीजन के 3 परमाणु है ना, तो 3 गुणे, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है, 16। ठीक, अब सॉल्व कर लेते हैं। 1 गुणे 1 तो 1U, प्लस 14 × 1 = 14U, प्लस 16 × 3 = 48U। सभी को जोड़ लो, 14, 8 4 12 1 13। ठीक है, 4 1 5 1 6। ये था 10 10, सॉरी 8 4 12 और 1 13 का। ठीक है, फिर 4 1 5 5 1 6। ठीक है, 6 और 1 7, 7U, 73 यूनाइटेड इसका आंसर। ठीक, ये किसका है, HNO3 का आणविक द्रव्य। ठीक है, इस तरीके से लिख लो। समझ आ गया, वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। अरे सॉरी बच्चों, ये मैं क्या लिख रहा हूँ, 63 आएगा। 48, 8 4 12 और 1 13। असल बचा है 4 1 5, एक हाथ से जोड़ोगे तो 6। मैं इसको बार बार क्यों जोड़ रहा हूँ। समझ में आ गया, वेरी गुड। कितना समझ में आ गया, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। तो नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों हमारी सूत्र इकाई द्रव्यमान। तो बच्चों जिस प्रकार हम लोगों ने आणविक द्रव्यमान निकाला, सेम इसी तरीके से बिल्कुल डिट्टो मेथड यही है। ठीक है, क्या करोगे आप लोग, सूत्र इकाई द्रव्यमान भी सेम ऐसे ही याद कर दोगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है, वेरी गुड। बस इसमें क्या होता है, अंतर इतना होता है कि इसमें सूत्र इकाई का प्रयोग करते, बस इतना अंतर है। इसमें क्या होता है, इसमें सूत्र इकाई का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आ गई, चलिए इसी के साथ बच्चों हम लोगों का ये लेसन पूरी तरीके से थियोरेटिकल पार्ट इसका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करके बताना आप लोगों को कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को जो भी लेक्चर मैं इस पर अपलोड करूं वो आप लोगों को तुरंत मिल जाए। ठीक है, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आप लोगों के तक पहुंचते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।